अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज आप मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था और बल्कि आपने मुझे कहा था कि भाई ये करना चाहिए। तो वो सवाल ये है कि व्हाई एवरीवन शुड हैव अ यूट्यूब चैनल? क्यों सबके लिए ज़रूरी है एक यूट्यूब का चैनल बनाना? और आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? बहुत शुक्रिया। आपने सुकरात का नाम सुना है? जी, बिल्कुल सुना है। बुकरात का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। इब्न रुश्द का नाम सुना है? हाँ, थोड़ा-सा। इमाम गज़ाली का नाम सुना बिल्कुल है? सुना इब्न खुल्दून का नाम सुना है? बिल्कुल सुना आइंस्टाइन का नाम सुना है? है। एडिसन का नाम सुना है? बिल्कुल सुना ये सब लोग अहम क्यों थे? ये इसलिए अहम थे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लार्जर दैन लाइफ़ गुज़ारा। उस ज़माने में बहुत से लोग थे जो एडिसन के साथ थे और एडिसन से ज़्यादा अमीर थे, एडिसन से ज़्यादा उनके पास सहूलतें थीं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। और उनकी ज़िंदगी का फ़ायदा शायद उनकी पहली नस्ल को भी पूरी तरीके से ना पहुँचा हो और एडिसन की ज़िंदगी का फ़ायदा अभी भी इस बल्ब की शक्ल में हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। बेशक। अच्छा वो इसलिए हुआ कि उन्होंने जो इल्म हासिल किया, जो तजुर्बा हासिल किया और इल्म और तजुर्बे के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो वर्ल्ड व्यू है, जिसको हम आम अल्फाज में इंसानी शऊर भी कह सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ के ही और जानवर थे, आज से कुछ 40,000 साल पहले भी यहाँ गधे रहते थे और घोड़े थे और शेर थे और बकरियाँ थे, मगर आज तक ऑल पाकिस्तान घोड़ा एसोसिएशन नहीं बन सकी। आज तक बकरियों का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बन सका और किसी ने एक कराची मेंढक एसोसिएशन नहीं बनाई, हालाँकि यहाँ चौड़ों में बहुत सारे मेंढक रहते होंगे। वो इसलिए कि जो उनका शऊर था, वो एक फ़र्द तक रहा, सिर्फ़ सर्वाइवल की हद तक उनका शऊर ट्रांसफ़र हुआ उनकी अगली नस्लों में। इसके अलावा कोई नई चीज़ उस शऊर में शामिल नहीं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए नहीं है कि वो चीते से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या घोड़े से तेज़ भागता है या साँप से ज़्यादा तेज़ रेंगता है जी। या मछली से ज़्यादा स्विम कर सकता है या वो हाथी से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि उसके नज़दीक अपने शऊर के ऊपर कंस्ट्रक्टिव वे में मज़ीद शऊर की लहरें जमा करने की एक एबिलिटी है। बिल्कुल। लिहाजा अगर आप मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ, सुकरात को जितना पता था, आपका बेटा यूसुफ है ना, उसको उससे ज़्यादा पता है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि यूसुफ जो है वो सुकरात से बड़ा आदमी है? हुँ। हालाँकि उसके पास ज़्यादा इल्म है। इसलिए कि अब यूसुफ के ज़िम्मे ये है कि सुकरात के इल्म के ऊपर की जो ऊपर की तह है, वो उसको कैरी ऑन करके उसको लेके जाएगा। अच्छा पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग अपने तजुर्बे 2 तरह से मुस्तकबिल में मुंतकिल करते थे। एक बहुत मुस्तनद तरीका जो था, वो था शागिर्दों के ज़रिए। ठीक है। यानी आपके डिसाइपल्स जो हैं, वो आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए कि इल्म सिर्फ़ लिखा हुआ लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ़ मेमोरी में आए हुए अल्फ़ाज़ नहीं है, बल्कि इल्म एक रवैये का नाम है, एक बिहेवियर का नाम है। और वो बिहेवियर हो सकता है लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सकता हो। सच्चाई को लफ्ज़ों में बयान कीजिए ना, अमन को लफ्ज़ों में बयान कीजिए, दयानत को लफ्ज़ों में बयान कीजिए, एम्पैथी को लफ्ज़ों में बयान कीजिए। ये तो वो चीज़ है जो महसूस की जा सकती है। तो वो एक अपने डिसाइपल्स के अंदर अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते थे और उसका दूसरा तरीका ये था कि वो किताब लिखते थे। और किताब वो तरीका है जिसके ज़रिए से शऊर आगे मुंतकिल हुआ है। और जब भी दुनिया के अंदर लैंडमार्क तब्दीली हुई है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको 2 लैंडमार्क तब्दीलियाँ बताता हूँ। जो असल इल्म इस पूरी दुनिया में मौजूद है ना, वो असल में ग्रीक्स नोन इल्म जो है, वो यूनानियों का था। आप यूनानियों में लोगों को देखें, आप कभी अफ़लातून के नताइज वो पढ़ें, उनके अंदर हकीकत कितनी है और आप उसको साइंटिफिकली कितने वेरीफ़ाई करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर फिलॉसॉफिकली आप हैरान होंगे कि वो क्या शादिमाग थे। किस तरीके से अफ़लातून ने इस कायनात के मुतबादिल एक और कायनात का तसव्वुर देकर ये कहा कि जो कुछ इस दुनिया में है, वो इस कायनात उस बड़ी कायनात की परछाइयाँ हैं और जिस तरह वो शैडोज़ मूव कर रहे होते हैं, ये शैडोज़, इस तरह इस पूरी कायनात को जिस्म से एक तशबीह देकर बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो सर की हैसियत रखते हैं, कुछ बाजुओं की हैसियत रखते हैं, कुछ पेट की हैसियत रखते हैं और ऐसी-ऐसी सिमिलीज़ और एनालॉजीज़ क्रिएट की, इंसान हैरान होता है। इसी तरीके से ये तो वो मोटे-मोटे नाम हैं जो हमें मालूम है, वरना एक लॉन्ग लिस्ट है ग्रीक इल्म की जो कि वहाँ मौजूद है। अच्छा वो जो इल्म था, जब मुसलमानों का एक दौर आया ना तरक्की का, जो कि उमवी दौर के खत्म होने के बाद अब्बासी दौर में शुरू हुआ और वो फिर 500-600 साल रहा, उसमें जो सबसे अहम काम किया गया, वो था दारुत तर्जुमा। अच्छा। कि जो चीज़ लैटिन ग्रीक ज़बान में किसी ज़बान में आपको मिलती है, ट्रांसलेट उसको तर्जुमा कर दीजिए। और उसके नतीजे में क्या पैदा हुआ? जाबिर बिन हय्यान, कासिम अल-हज़रवी, अल-बैरूनी, अबू अली सीना, उमर ख़य्याम, जाबिर बिन नहियान, इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग पैदा हुए। कौन-सा इल्म है जिसकी बुनियाद सिर्फ़ इस वजह से ना हो सकी, इस वजह से हुई कि जितनी किताबें थीं, वो मौजूद थीं हुँ। और किताबों का तर्जुमा किया गया। और फिर उनको लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया। यूनानियों के पास जो कुछ थी, वो यहाँ था बस, फिलॉसॉफिकल लेवल पे था। और पूरी इंसानियत की तारीख़ में जो तब्दीली आई मुसलमानों ने की, उन्होंने वो जो यहाँ था, उसको लैबोरेटरी में ले आए और उसको तजुर्बा लिहाज़ा केमिस्ट्री इजाद हुई, अलजबरा, जाबिर बिन नहियान के नाम से, जी। केमिस्ट्री, सर्जरी, मेडिसिन, हुँ। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और फल्कियात का इल्म, ये सारे उलूम जो थे वो वहाँ से लैबोरेटरी में आ गए। और फिर जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया, अब्बासिया के आखिरी दौर में, तो उसके बाद ये सारी किताबें बहुत सी जल गईं और बहुत सी किताबें उस वक़्त रोमन और उन लोगों के हाथों लगीं और वो यूरोप में चली गईं। आपने इकबाल का वो शेर सुना है ना? आपने आबा तो वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा आबा की, की, जब उन्हें देखेंगे देखें जो हम, यूरोप में तो दिल दिल होता है होता है सी सी-पार। पार। और वहाँ जाके उन्होंने एग्ज़ैक्टली वही किया, जो कि मुसलमानों ने किया था। उन्होंने भी अपने तौर पे ट्रांसलेशन सेंटर्स बनाए, इतने में टाइपराइटर भी इजाद हो चुकी थी और प्रेस भी इजाद हो चुकी थी। उन्होंने कहा जो चीज़ हड्डी पे लिखी है, चमड़े पे लिखी है, कागज़ पे लिखी है, उसको तर्जुमा कर दो, लैटिन में या इंग्लिश में, जर्मन में या फ्रेंच में। और उसकी बुनियाद पर फिर इल्म का एक तीसरी तह हुई। फिर जो थे ग्रीक्स ने उसको कॉग्निटिव लेवल पर सीखा, हमने उनको लैबोरेटरी में कन्वर्ट किया, उन्होंने लैबोरेटरी से उसकी एप्लीकेबल फॉर्म्स बनाई, हुँ। जिसके नतीजे में स्टीम का प्रोडक्ट्स इंजन बने। बना और प्रोडक्ट्स बनी और फिर ये सारी तरक्की हुई। तो इसके पीछे जो एक चीज़ है वो किताब है। हुँ। तो अब जिस तरीके से मेरा दिल चाहता है जो मैंने ज़िंदगी लिखी है मैं उसपे किताब लिखूँ। अब बड़े लोगों की ऐसी होती है ना। जी। अब जोश मलिया आबादी साहब की किताब है यादों की बारात, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का खुलासा उसमें लिख दिया। जी, बिल्कुल। शाबनामा जो है वो कुतुल्लाह शाब साहब ने उसके अंदर लिख दिया। दिल भटकेगा जो है अहमद बशीर साहब ने उसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी लिख दी। तो इसी तरीके से मेरा भी दिल चाहता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैंने ज़िंदगी को जिस तरह बरता है, मैं जावेद इकबाल हूँ। हुँ। जावेद इकबाल जब इस दुनिया में नहीं था, तो जावेद इकबाल की कमी थी। हुँ।
جاوید اقبال جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ جگہ خالی رہے گی. یہ بات فیضان کے لیے بھی ہے, اور جو نیچے کونے میں جوتے گانٹ رہا ہے نا محمد بشیر, یہ اس کے لیے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یونیک ہے. جب وہ نہیں تھا تو اس کی جگہ خالی تھی, جب وہ جائے گا تو وہ خالی رہے گی. تو میری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ وہ زندگی جو یونیک میری زندگی ہے, جو میں نے برتی ہے, میں جاتا ہوا دنیا کو بتا کے نہ جاتا. ڈاکیومنٹ نہیں کیا. تو لہٰذا آپ کتاب لکھیے. کتاب لکھنے کا تردد نہیں کر سکتے تو آپ یوٹیوب کا چینل بنائیے, اور یوٹیوب کے چینل پہ آپ اپنی پوری زندگی کو بتائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کا ہنر سکھایا ہوا ہنر کسی کے کام آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کے نظریے کے اندر جو بغاوت ہے وہ بغاوت کسی کے لیے کوئی مشعل راہ بن جائے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ہر شخص کو ایک یوٹیوب کا چینل بنانا چاہیے. ہاں البتہ بعض اوقات یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ بابا چیک کرتے تھے کہ یہ کوئی واہیات کتابیں تو نہیں پڑھتا, تو ایون کتابوں میں بھی کچھ واہیات کتابیں ہوا کرتی تھیں. اسی طریقے سے یوٹیوب چینل میں بھی کچھ واہیاتیاں ہو سکتی ہیں. تو کچھ اس کا چونکہ ایک ضمنی فائدہ پیسوں کا آنا بھی ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے وہی ایک مقصد بن جاتا ہے, تو میں اس کا ذکر نہیں کرتا, کیونکہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو جعلی چیزیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. ہم اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس بات کو بہت شدت سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص, ایک خاتون جو گھر میں ہاؤس وائف ہے وہ اپنی زندگی کے تجربات کو ایک یوٹیوب کے چینل پہ شیئر کرے. ایک خاتون جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے, وہ اپنا کھانے بنانے کا سارا تجربہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتی؟ اگر میں سرجن ہوں اور میں آپریشن کرتا ہوں اس دوران مجھے کیا کیا تجربات ہوئے ہیں, میں لوگوں کو بتائے بغیر چلا جاؤں, یہ کہاں کی بات ہے؟ اور مجھے جانا ہے, مجھے یہاں نہیں رکنا, تو جانے سے پہلے میں اپنا کچھ نقش تو چھوڑ کے جاؤں. دیکھیے یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں, یہ پوری کائنات ایک بہت بڑا کینوس ہے. اس کینوس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے یہاں خوبصورت تصویریں بنائی. ان میں سے ایک مصور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے آ کے اس دنیا کائنات کے کینوس پہ نہ ختم ہونے والی ایک تصویر بنائی. حضرت عیسیٰ نے اپنے کچھ نقش بنائے, حضرت موسیٰ نے بنائے, ایڈیسن نے بنائے, آئنسٹائن نے بنائے, ہر ایک نے اپنے عبدالستار ایدی صاحب نے بنائے, امجد ثاقب صاحب بنا رہے ہیں, ادیب الحسن رضوی صاحب بنا رہے ہیں, دنیا میں رہنے والے اور لوگ بنا رہے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہو کہ جاوید اقبال جس کے ہاتھ میں قلم تھا, کینوس موجود تھا, جب وہ اس دنیا میں جائے تو اس کینوس پہ ایک نقطہ بھی نہ ہو جس کے بارے میں جاوید اقبال کہہ سکے کہ یار یہ نقطہ میں نے لگایا تھا. تو اس لیے اپنے حصے کا نقطہ لگانے کے لیے اور تصویر بنانے کے لیے میرا خیال ہے یوٹیوب بہت زبردست پلیٹ فارم.